जनरल क्यूरियोसिटी जब आई ना कि जब सलोनी ने बोला कि आप खास करके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो लाइक डूड दैट इज़ द थिंग दैट वी ऑफन इग्नोर, नहीं अपन कितना इग्नोर कर लेते हैं इन चीज़ों को कि बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल्स ना होते हुए क्राइम के विक्टिम्स होते हैं, यस है ना। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब जो जस्टिस सिस्टम है अपना अभी जो करेंटली एग्जिस्ट करता है स्टिल ट्रीट्स देम एज क्रिमिनल्स, सो व्हाट इज द करंट अप्रोच? आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस। जहाँ तक अगर हम बात करें जुवेनाइल्स की, तो हमारा जो कायदा है वो इटसेल्फ इनकी काफ़ी सपोर्ट में बात करता है। हाँ, फॉर एग्जांपल कायदा इनको क्रिमिनल्स मानता नहीं है, करेक्ट। लोग और सिस्टम इनको क्रिमिनल्स मानते हैं। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल जब दिमाग में आता है तो इंसान समझता है कि लड़का चाकू पकड़े हुआ है, करेक्ट। उस तरह से सोचता है इंसान, ये लड़का या चोरी कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, वो जहन में आता। लेकिन कायदा इटसेल्फ क्या बोलता है कि ये चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि संघर्षग्रस्त बालक, मतलब ऐसे बच्चे जो गुनहगारी में फंसे हुए हैं, ना कि गुनहगार नहीं है। हाँ, तो ये बच्चे हमेशा हम ये मानते हैं कि फंसे हुए हैं, करेक्ट। जिसका अलग अलग रीजन है। किसी का फैमिली रीजन है, किसी का एडिक्शन है, किसी का स्लम है, Correct. किसी का अडल्ट इन्फ्लुएंस है। तो ये अलग अलग रीजंस है, बराबर। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये बच्चे गुनहगार नहीं है, ये बच्चे विक्टिम्स है। करेक्ट। अगर इन पे थोड़ा पहले हम काम करते तो हो सकता है ये जुवेनाइल नहीं होते। हाँ, सो ये नाउ दिस इज़ वेयर लाइक क्वेश्चन ये आता है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली किसकी है? एक बच्चे का स्टेबल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली केयर गिवर्स तो पेरेंट्स होते हैं, Yes. है ना। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर द पेरेंट्स हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द काइंड ऑफ लाइक सिचुएशंस दैट दे आर इन? एक 50-60% हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर माइनर है तो उसका गार्डियन, उसका केयर टेकर, उसका सब चीज़ उसके पेरेंट्स है। करेक्ट। और माइनर क्यों मानते हैं बच्चे, हम बच्चा क्यों बोलते? क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, करेक्ट। और अच्छे बुरे की समझ नहीं है इसलिए वो एक इंसान के अंडर है जिसको समझ अच्छे बुरे की, और वो इंसान कौन है? पेरेंट्स। बराबर। तो एक टाइम तक हमको एक प्रॉपर सुपरविजन करने की ज़रूरत है कि किसके साथ उठ रहा है, करेक्ट। किसके साथ बैठ रहा है, करेक्ट। क्या खा रहा है, रात में कब आ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम कब आती है? जब पेरेंट्स वर्किंग है या पेरेंट्स लेबर्स है, करेक्ट। जो काम को जाते हैं, बराबर। तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं। तो वो सिनेरियो में आप पेरेंट्स को भी कितना हद तक दोष दे सकते हैं? बराबर। क्योंकि एट द एंड वो जा रहे काम पे तो किसके लिए जा रहे हैं? एट द एंड बच्चों के लिए जा रहे हैं, कि वो अगर जाएंगे, 4 पैसे आएंगे तो बच्चे खाएंगे। करेक्ट। तो आसपास का माहौल भी इसमें बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन जितना जिम्मेदारी पेरेंट्स की है उतना हम किसी और को नहीं बोल सकते जिम्मेदार, Correct. क्योंकि दिन भर वो बच्चे के साथ है। और जब बच्चा छोटा है, आप जिसके लिए पूरी ताकत लगी काम कर रहे हैं, करेक्ट। और उसी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका वो भी वेस्ट है पूरा। आपने कभी सो अगेन जैसे प्राइमरी केयर गिवर पेरेंट होता है, सेकेंडरी केयर गिवर सोसाइटी भी होती है। हाँ। और ये पॉइंट पे पुराने ज़माने में ये होता था ना कि इलाके के बच्चों को इलाके के लोग संभालते थे, कि कोई बूढ़ी अम्मा होगी या कोई एक दादाजी होंगे जो घर पे होंगे और उनकी नज़र होती है इलाके के बच्चों पे वगैरह। ये आज कल्चर ब्रेक हो गया है कम्प्लीटली, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, छोटे छोटे अपने अपने काम से काम रखो। और दैट कपल्ड विथ लेट्स से डेफिनेटली पॉवर्टी एज अ रीज़न, क्योंकि आप जैसे बोला कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और पूरी सोसाइटी अपने आसपास के सभी लोग वही इसमें हैं, तो किसी के पास वक्त नहीं होता। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडिक्शन, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस वगैरह आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आज जिस पेस पे मैच्योरिटी बच्चों में आ रही है ना, कि आज एक 12 साल का बच्चा जिस तरह से बात करता है वो पहले वैसे नहीं होता था। मतलब एक 12 साल का बच्चा वैसे नहीं बात कर पाता, उतना वर्ल्ड एक्सपोजर नहीं होता। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर अ नीड टू री इवैल्यूएट द एज रिस्ट्रिक्शन जो 18 साल का है अभी। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी बार कि एटलीस्ट निर्भया केस में स्पेसिफिकली वो उठ के आया था कि एक अंडर एज चाइल्ड भी उतना लेवल ऑफ लाइक अ वाहियात और लाइक क्राइम, लाइक अ विशियस क्राइम, उतना ब्रूटल हो सकता है, ब्रूटल क्राइम कर सकता है। इसमें पहले जो आपका सवाल था कि जो सोसाइटी है, पहले जो सिस्टम था हमारा ये था कि सोसाइटीज़ नहीं हुआ करते थे। पहले बैठक घर थे, एक बिल्डिंग थी, लोग आपस में जानते थे। करेक्ट। आज टाउनशिप्स है, हम पड़ोसी को नहीं जानते, लिफ्ट में मिलते हैं, हाई बाई होती उतना ही, बराबर। इसके अलावा हम जानते भी नहीं है। करेक्ट। तो ज़्यादातर बच्चे जो ऑफेंस में आते हैं, ये बच्चे आते हैं हमारे जो हाई रिस्क एरिया से, जो स्लम है वहाँ से आते हैं। करेक्ट।
अच्छी सोसाइटी के बच्चे पुलिस स्टेशन तक जाते ही नहीं, चाहे वो पुलिस से बात करके उनका सेटलमेंट हो, चाहे वो करप्शन हो, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्राइम करते नहीं है, लेकिन उनके मीन्स में है कि वो निकल ले। वो पहुँचते नहीं, करती भी तो पहुँचते नहीं। उनके कॉन्टेक्ट से वो पुलिस ये देखती है यार पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं, तू भी अच्छे से रहे, तू क्यों ऐसा कर रहा हो। पर लेबर का बच्चा है तो क्या होता कि नहीं, तेरे पेरेंट्स ही लेबर है या पेरेंट्स ही एडिक्टेड है, तो तू तो फिर करता ही रहेगा ऑफेंस। करेक्ट। तो ये सोचते हैं हम लोग। और सेकेंड चीज़, निर्भया का जो केस था, वो केस के बाद जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उसके वजह से कायदे में चेंजेस हुए। हमारा जो नया जेजे एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ, जीजेएस जुवेनाइल जस्टिस, हाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या कर दिया गया, एज का जो क्राइटेरिया है उसको कम नहीं किया गया, पर 16 साल अगर एक इंसान, एक बच्चे की उम्र 16 से ऊपर है, 16 और 18 के बीच में है, और वो ब्रूटल ऑफेंस में आता है, तो सेक्शन 15 बोलता है जेजे एक्ट का कि उसका आप करो असेसमेंट, चेक करो उसका कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, क्या वो ऑफेंस कर सकता है क्या वो। करेक्ट। और अगर आपको लगता है कि ये जानबूझ के होश हवास में वो जानता था कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तब भी ऑफेंस किया, तो ये केस आपको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट से चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब वो बच्चे को एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। बाप रे, हाँ। पर क्राइटेरिया क्या है उसका कि 16 से ऊपर की एज चाहिए, ब्रूटल क्राइम हो और फिर मेंटल असेसमेंट हो और उसके बाद असेसमेंट हो। करेक्ट। और असेसमेंट की रिपोर्ट पे वो जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट, फिर चिल्ड्रंस कोर्ट तय करेंगे कि ये भी हमारे पास चलना चाहिए केस या नहीं। अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये बच्चे का माइनर ऑफेंस है, नहीं था उतना ब्रूटल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइक वायलेंट क्राइम एक्चुअली, जो आप खास करके क्योंकि आप जुवेनाइल जो सेंटर है यरवड़ा में, वहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आप काउंसलिंग करते हैं बच्चों का, तो आप ऑन लाइक जितने केसेस आपने देखे हैं उसमें से वायलेंट केसेस कितने हैं और बाकी मेजॉरिटी केसेस कौन से होते हैं? जितने बच्चे वहाँ पे हैं, जो भी आते हैं, इन जनरल किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंट है वो। हमारे लिए क्योंकि इतने कभी है नहीं वो, लेकिन जो एक अगर परसेंटेज देखें हम लोग कि अगर बच्चे 307 हाफ मर्डर या मर्डर में इन्वॉल्व है या रेप में इन्वॉल्व है, तो ये परसेंटेज कम था एक टाइम तक, पर अभी ये परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके। पर ये जो बच्चे हैं जिन पे सेक्शन लगे हैं, 302 लगा है, इनके साथ और भी कुछ अक्यूज्ड है, और भी कुछ आरोपी है। ये बच्चे सब साथ में होता है। हाँ। अडल्ट ने किसी को मार दिया जान से, बच्चा साथ में था, तो मेरे भी 302 लग गया, और जो बच्चा था उसमें भी 302 लग गया। तो ऐसा भी है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि लोग जानते हैं, आजकल बहुत लोग जो कायदा जानते हैं वो जानते हैं कि मैं मारूंगा मेरे को जेल होंगी, ये मारेगा इसको कुछ नहीं होगा, इसका रिहैब, इसका पुनर्वसन होगा, इसका रिहैब होगा। करेक्ट। तो वो माइंडसेट से लोग बच्चों का इस्तेमाल भी करते हैं। देखो ये जो मेंटालिटी है ना, और रादर ये जो लूप होल है, जो ये मेरे हिसाब से जो भी अडल्ट एक बच्चे के साथ खुद से होके हैंग आउट करता है ना, एक्टिवली हैंग आउट करता है, उसमें ही कुछ खोट है प्राइमरीली। कि आपका कोई काम नहीं, अगर आप एक 35 ईयर ओल्ड हैं, एक 40 ईयर ओल्ड है, आपका कोई काम नहीं बनता एक 18 साल के नीचे के बच्चे से जो आपसे रिलेटेड ना हो उसके साथ रहने का भी, है ना, कि वो एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है क्योंकि ऐसे केसेस ऊपर आते हैं, है ना। तो पुणे में गैंग का जनरल इन्फ्लुएंस है क्या अपने जुवेनाइल्स में खासकर? पुणे में गैंग का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो बैनर सिस्टम है, जो हम बैनर लगाते हैं, बच्चे क्या समझते हैं कि जो इंसान बैनर पे आता, जिसका हार्दिक शुभेच्छा का बोर्ड लगता, बराबर, जो हर त्यौहार में बड़ा बैनर लगाता, करेक्ट, अगर उसका नाम फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम जैद सैयद है, तो मैं जैद भाऊ सैयद लिखूंगा, जो अपने आप के नाम में भाऊ ऐड कर देता। करेक्ट। तो हमारे लोग क्या समझते हैं, जो लोग त्यौहार के दिन बैनर्स पे आते, ये हमारे लीडर्स हैं, करेक्ट, हीरो है वो, ये हमारे हीरोज है। करेक्ट। तो बच्चे बैनर देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार हमेशा इतना बड़ा बैनर लगता है उसका, तो उससे ये बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। बराबर। फिर वो बच्चे इनको भाऊ भाऊ बोलना शुरू करते हैं, फिर ये इंसान वो बच्चे का इस्तेमाल करता। हालांकि सेम एज का बच्चा उस इंसान का भी होगा, पर वो बच्चा स्कूल जाता होगा और ये इसके ऑफिस में बैठता होगा, इसके पोस्टर्स लगाता होगा, इसके साथ रैलीज में जाता होगा, इसके लिए झगड़े करता होगा। तो ये हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे बच्चों को, और हम पर ये दिखाते कि तू मेरा बेटा है, हमेशा ऐसा जताते 10 बार, है ना। ये फादर फिगर का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब हर कोई क्या समझता है कि यार तेरे को मैं मेरे बेटे से चाहता, तू जो सब है मेरा, लेकिन हम देखेंगे तो उसका बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ रहा होगा और तुम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे किसी के हाथों से। बराबर। तो ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हर जगह।
और इसके रिहैबिलिटेशन में आप क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज जाना तो बच्चे को उसी इलाके में है वापस, है ना, उसका घर जहाँ पे है वहाँ। इसमें सिर्फ काम हो सकता है प्रिवेंशन लेवल पे, मतलब हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स दे सकते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं करेक्ट। कि आपका बच्चे का प्राइमरी जो चीज़ है वो एजुकेशन है। अगर बच्चा किसी के पास आज कोई भाई के पास या वैसे कोई गुंडे के पास काम कर रहा, 10 साल बाद भी वो वही पोजीशन पे काम करेगा। करेक्ट। सो वो चेंज नहीं होगा। वो गुंडे के 2 बंगले से 4 बंगले हो जाएंगे, पर आपका बच्चा झोपड़े में ही रहेगा। But- तो ये बताने की ज़रूरत है। सीन ये है ना कि अब इसमें फ़र्क क्या है, देखिए कि ये आप बोल सकते हो और ये सच भी है कि 10 साल बाद अगर इफ़ यू स्टिक थ्रू एन एजुकेशन सिस्टम, आपका लेवल ऑटोमेटिकली आपके मॉम डैड से एक लेवल तो मिनिमम ऊपर है ना। बट इसमें देखने की तरफ से ये भी देखिए कि जो काम कर रहा है वो 6 महीने बाद उसके हाथ में गाड़ी है, सेकेंड हैंड सही, लेकिन गाड़ी आ जाती है ना, पैसे आते हैं टाइम टू टाइम, और फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज़ प्राइमरीली इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर हैंड टू माउथ फैमिलीज इन जनरल। कि आप कर रहे हो, आप ऑन ग्राउंड हो, आप रोज जी रहे हो, और अच्छा इसने देखो ये 6 महीने में पहुंच गया। वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो आइडिया होता है वो बहुत ही कम लोगों में होता है, और जिन लोगों में होता है वो यूजुअली ऑटोमेटिकली लो रिस्क होते ही है, हाई रिस्क प्रॉब्लम्स ये होते हैं। तो उस पॉइंट पे क्या है आपने? देखिए वो जो चीज़ें हैं, अगर आप बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो इस तरह की गैंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, गैंग ज्वाइन करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनको वो पीरियड के लिए गाड़ी मिलता, गाड़ी मिलता, फ़ोन मिलता अच्छे से अच्छे, और उनकी कंपैरिजन दूसरा बच्चा रहता जो वो टाइम पे स्कूल जाता रहता, कॉलेज पढ़ता रहता, करेक्ट, उसके पास साइकिल रहती या कुछ नहीं रहता। पर अगर आप 5-6 साल बाद देखेंगे उसके पास वही गाड़ी होंगी, और वो जो बच्चा था वो एरिया से शिफ्ट हो चुका होगा कहीं पर, करेक्ट, वो उसकी एक अच्छी लाइफ जी रहा होगा, बराबर। और ये आज एडिक्शन में होगा ये, क्योंकि ये जो तरीका है लोगों बच्चों को जुड़ाने का, उसमें एडिक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तू सुधरेगा तो दूर हो जाएगा मेरे से, तो बोलेंगे मैं क्यों बैठूँ या क्यों टाइम वेस्ट करूँ। करेक्ट। अगर एक अच्छा इंसान 6 बजे घर जा रहा, तो उसको वो आदत पड़ गई यार 6 बजे घर जाने, यार 6 बजे तू घर जाएगा तो रात में कौन बैठेगा दारू पीछे मेरे साथ। तो ये उनकी आदतें अच्छी होने देते नहीं, ताकि ये उनका इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहे, और एक एज के बाद उनको छोड़ते, कोई दूसरा बच्चा पकड़ते, करेक्ट, उसका इस्तेमाल करते, बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि ये एडिक्शन कर करके बाद में कहीं ना कहीं ये थक जाएंगे, करेक्ट, तो वो दूसरा इस्तेमाल करते। अब कौन सा है सबसे ज़्यादा जो यूज़ में है वैसे एडिक्शन वाइज? देखिए अभी हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हमारे सिस्टम इंडिया में अगर हम देखा गया तो हमारे लिए अभी गांजा, सिगरेट ये सब कॉमन है, मतलब गांजा पीता ऐसे नहीं होता, करेक्ट, नॉर्मल है, करेक्ट। तो अभी जो नई चीज़ें हैं जैसे MD है, चीची है, या फिर ऐसे और जो ड्रग्स है, बच्चे ये एक टाइम पे लोग वाइटनर बहुत समझते कि वाइटनर करता, पर ये बच्चे अभी ऐसा करते हैं कि वाइटनर तो बच्चे लोग करते हैं। अच्छा, हाँ। तो नाइट्रोडेन एक मेडिसिन है जिसको बटन्स बोलते हैं बच्चे स्लम्स में, ओके, वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कहीं से लेके आते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे और बेचते हैं अपने स्लम में, वो बटन जो गोली रहती है यहाँ पे रखते हैं, उसको बैठ जाते हैं। तो ये जो नशे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, करेक्ट। और ऐसी कोई भी चीज़, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको एक स्पेसिफिक दवा दो, बच्चा एक टाइम पे गोली खा लिया, उसको अच्छा लगा तो रोज़ गोली खाएंगे वो, करेक्ट। उसको मेन क्या है कि मेरे को नशे होने से मतलब, मेरे को मैटर नहीं करता कौन सी मेडिसिन है, क्या मेडिसिन है, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, बराबर, हाँ। तभी के तभी क्या मिल रहा है वो एक तब के तब मेरे को अच्छा लग रहा, मैं एकदम किक बैटरी में खो जा रहा, खत्म हो गया। तो ये सोचते हैं। ऐसा हमारे पास एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स, मतलब वो बच्चे के बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसको पूरा स्किन डिजीज़ हो गए थे, तो उसके पेरेंट्स रोते थे कि सर ये बच्चा ये स्पेसिफिक मेडिसिन है वो खाता, उसको मना करो आप। उसने कुछ दिन मना किया हमारे पास, बाद में वापस से गया, वापस शुरू किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि 6-8 महीने जिएगा ये मुश्किल से। क्या बात कर, क्योंकि उसको इतना एडिक्शन था, एक टाइम पे एक पूरी स्ट्रिप मेडिसिन की वो खाता था, उसको अच्छा लगता था उससे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे पास कि एडिक्शन जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, करेक्ट। क्योंकि इससे आप वो जब आप किक बैठती है, आप होश में नहीं रहते, तो आपको लगता है सब अच्छा है, जब होश में आते हैं आपको बुरा लगता है, करेक्ट। जब होश में आया मैं, तो मुझे एहसास होगा मैं गरीब है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे को ये तकलीफ है, मेरा हाथ दुख रहा, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। जब मैं नशा करूँगा तो मैं बोलूँगा यार क्या है, मैं सब चिल है, सब खुश है, करेक्ट। तो वो एक टाइम पीरियड के जो उनको नशा रहता वो बहुत हार्मफुल रहता। सो नशे, जैसे आपने कहा कि नशे से कंट्रोल किया जाता है बच्चे के एक पर्टिकुलर माइंडसेट को, पर्टिकुलर इसको। अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव ये भी आता है ना कि बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस हमारे सोसाइटी में और
बहुत कम है इन जनरल। जैसे बोलते हैं कि बच्चों में पॉर्न एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन बहुत बढ़ गया है ना, और प्लस ड्रग्स आर द सेम थिंग कि एक टाइम पे जितना बाहर बच्चे खेलते थे आज उतना नहीं हो रहा है, और वो एक खेलना भी साथ में एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटी होती है छोटी सी। तो ये इन सारी चीज़ों को, इतने सारे सिंगुलर, ये अकेला जिस बच्चे को कर सकते हैं, ऐसे सारे इसमें आप ऑल्टरनेटिव क्या देते हो बच्चों को रिहैबिलिटेशन में या कोई? देखिए रिहैब इन द सेंस क्या है, ये जो बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो बच्चे ऑफेंस में आते हैं, ये बच्चे ऑलरेडी इनका नेटवर्किंग ज़बरदस्त होता है। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होते सोसाइटी के ऐसे कि पेरेंट्स की पैम्परिंग में एकदम आदतें रहने की, नहीं। ये बच्चे बहुत फास्ट होते हैं। करेक्ट। इनको सिर्फ थोड़ा आपको ज़रूरत क्या है, इनको पुश करने की। करेक्ट। थोड़ा पुश कर दिया आप ना, इनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इनको आप कहीं भेज दो रहने के लिए, वहाँ रह लेंगे। ये लोग कहीं भी एडजस्ट होते हैं। हमारे जैसे बच्चे या जो बच्चे सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो पेरेंट्स के हमेशा अंडर रहते हैं, वो बच्चों में हिम्मत नहीं रहती। ये बच्चों में हिम्मत बहुत रहती है। ये बच्चे दिन देखे रहते हैं बहुत सारे। और रही बात एडिक्शन सोशल मीडिया की, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज वो है सोशल मीडिया। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एक लड़की रहती 12-13 साल की, उसको इंस्टाग्राम पे 40,000 50,000 लाइक्स, फॉलोअर्स। करेक्ट। अब 40,000 फॉलोअर्स में से कितने % लोग का इंटेंशन अच्छा होगा फॉलो करने का? 100% बिल्कुल भी नहीं कि बराबर, वो जानते भी नहीं, वो सिर्फ शक्ल देख के उसको फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट। तो नीयत तो अच्छी नहीं रहेंगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार मैंने फ़ोटो डाल दिया, शाम तक कोई लाइक नहीं किया उसको, तो बोलते हैं कि क्यों मेरी फ़ोटो किसी ने लाइक नहीं तो मेरी कीमत उतनी कम है। किया। या फिर अगर एक इंसान है जो हर फोटो लाइक करता, तो वो सब छोड़ के उस इंसान के नज़दीक होते हैं कि यार ये एक बंदा है जिसको मेरी हर फोटो पसंद आती, बाकी सब दुश्मन है मेरे। तुम कमेंट कर दिए तो मैं और खुश कि तू कमेंट कर दिया। करेक्ट। ये जो एडिक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा है। आप फोटो निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, डालेंगे, लाइक्स आया आप खुश। करेक्ट। अगर एक इंसान ने फ़ोटो डाल दिया और उसको शाम तक लाइक्स नहीं आए या कमेंट्स नहीं आए, वो बोलता है कि मैं अच्छा दिखता नहीं फिर, बराबर। या कुछ तो कमी है मेरे में। सबकी लाइक करे, मेरी लाइक नहीं कर रहे लोग। तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डेंजर है। करेक्ट। और इसका इस्तेमाल जो है, जैसे जो बच्चे आज ऑफेंस करते हैं, सिंपल कोई एग्जांपल दूंगा मैं, OLX है। हमारे पास बच्चा आया था IT एक्ट में। हाँ। वो आईफोन का खाली डब्बे का फ़ोटो निकालता था। हाँ। और शेयर करता था OLX पे कि आईफोन बेचने का है। हाँ। फिर इंसान कॉल करता है उसको, भाई तेरे पास आईफोन बेचने का है, करेक्ट। कितने में? एकदम सस्ता प्राइस बोलेगा वो। हाँ। एडवांस 1000-2000 लेगा। हाँ। पोस्ट निकाल देगा। हाँ। तो ये मीडियम से ना हमने एक्सपोजर दिए Correct. कि तू ये भी कर सकता। हमने दिए नहीं, ये लोग ने उससे निकाल ली है। वही तो, चाइल्ड्स माइंड इज अ वेरी क्रिएटिव माइंड, उस पॉइंट पे वो सोच लेगा उस पे। तो जितना आप सोशल मीडिया पे थोड़ा अगर मॉनिटरिंग करेंगे बच्चों की, तो बच्चे आपके सेफ है। वरना सर बट दैट्स द वियर्ड पार्ट राइट, लाइक कि लीगली 18 साल के ऊपर आप नहीं ज्वाइन कर सकते नहीं कर सोशल मीडिया, बट ये इट्स लाइक एन अनरिटन रूल कि भाई करते तो है ना? करते तो है। सिंपल, अगर आप यूट्यूब पे भी कोई अगर कंटेंट देखना चाहे जो अडल्ट के बारे में है या अडल्ट्री जिसमें है, तो वो पूछता है आपको नोटिफिकेशन। करेक्ट। अगर 4 साल का बच्चा ओके पे क्लिक कर रहा है या 20 साल का बच्चा ओके पे क्लिक कर रहा है, किसको पता है? वही तो वो वेरिफिकेशन नहीं है ना। बराबर। तू बोल दिया 18 का है, वो मान लिया था गूगल, हाँ तू 18 का है, 18 का है, वही खत्म हो गया। तो वो चीज़ ज़्यादा है हमारे पास। करेक्ट। एक्सपोजर इतना है। मैं एक केस था हमारे पास कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले एक केस आया था हमारे पास कोंडवा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे 8 साल की बच्ची का रेप हुआ था। अब वो 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो इसमें इन्वॉल्व थे बच्चे हमारे, जिसको हम CCL बोलते हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये जो उम्र थी बच्चों की काफ़ी कम थी। एक बच्चा 6 साल 9 महीने का था, और 2 बच्चे 10-11 साल के थे, और एक बच्चा 11 साल का था। 2 बच्चे 11 साल के थे और 2 बच्चे 8-9 साल के थे। टोटल 5 बच्चे थे इसके अंदर। बाप रे। और सबसे छोटा था 6 साल 9 महीने का। हाँ। और एक अडल्ट इन्वॉल्व था जिसकी उम्र थी 19 साल। ओके। तो मेरी लाइफ में सबसे कम एज का जो बच्चा देखा मैंने, वो ये था, 6 साल 9 महीने का बच्चा। तो पुलिस को प्रॉब्लम ये था कि उसको FIR में डाले नाम या नहीं डाले। तो हमारा जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, वो बोलता है कि अगर बच्चा 7 साल के नीचे है तो आप ऑफेंस कंसिडर ही नहीं होता उसका। करेक्ट। तो ये बिना पे हमने नाम निकाल दिए। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ये बच्चा रेप में इन्वॉल्व था, इसने किया क्या?
एग्जैक्टली क्योंकि प्यूबर्टी हिट करने से पहले आप नहीं है। टेक्निकली कुछ और जो पोटेंसी टेस्ट होता है, जो रेप विक्टिम्स, जो रेप अक्यूज्ड है, उनका टेस्ट होता है कि उनमें क्षमता है कि रेप करने की। तो इन बच्चों का वो टेस्ट करने का भी ऑर्डर हुआ था, लेकिन बाद में फिर कैंसिल हुआ वो। लेकिन मुद्दा ये है कि ये बच्चों को एक्सपोजर कहाँ से मिला। ये बच्चे वॉचमैन के साथ बैठते थे, वॉचमैन के बच्चे के साथ, जो उनको पॉर्न दिखाता था। फिर बाद में ये लोग क्या करते थे, वो जो लड़की थी, जो पड़ोसी थी, जो विक्टिम है केस में, उसको टेरेस पर लेके जाते थे और पॉर्न में जो जो चीज़ दिखाई जा रही है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। तो इसमें क्या हुआ, एक्सपोजर जल्दी मिला। करेक्ट। वो टाइम नहीं था कि वो पॉर्न देखे। और क्या होगा, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दे पाए कि उनका बच्चा किसके साथ बैठ रहा, कब बैठ रहा, कहाँ बैठ रहा। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो रीज़न है, वॉचमैन के बच्चे के साथ बैठता था, वो लड़का पॉर्न देखता था, इनको दिखाता था, और ये इतना बड़ा फिर बढ़ गया। ये हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का प्रॉब्लम ही है ना सर, कि बोलते हैं ना कि हम लाइटली ले लेते हैं कि 70% ऑफ द इंटरनेट इज पॉर्न, बट लाइक अ लार्ज परसेंट ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर ऑल्सो चिल्ड्रन। उसमें जो ईज ऑफ एक्सेस आती है, इसके बारे में कोई कभी सोचता नहीं है। लोगों के दिमाग में आता भी नहीं कि बच्चे के हाथ में फ़ोन है तो वो हो सकता क्या नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता। आपके यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन मोड एक ऑप्शन रहता है ऑन ऑफ का। Correct. कितने लोग ऑन रखते हैं वो, कितने लोग तो ऑप्शन जानते भी नहीं कि ऐसा कोई मोड है जिसको मुझे ऑन करना है। करेक्ट। अगर आप ऑन करेंगे और कंटेंट में कुछ भी चीज़ अडल्ट है तो आपको नोटिफाई करेगा कि ओके करो। अगर आप ऑफ रखेंगे कर सकते हैं, ऑफ रखेंगे तो कुछ भी कंटेंट वो प्ले होगा और बच्चा देख लेगा उसको। करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक्सपोजर मिलने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। If you like the show, then show your love by doing the usual YouTube things and following us on Instagram, Twitter, and Facebook. We are the Mundane Matters podcast on Monday. ठीक है, तो जैसे आपने बोला जुवेनाइल सेंटर जो है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहाँ पे लोग बच्चे कैसे होते हैं, आपका इंटरेक्शंस कैसे होता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? देखिए, वहाँ पे एज सच रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं होती है। मेन चीज़ वहाँ पे ये बच्चों को सिर्फ बच्चा ट्रीट किया जाता है। जब ये बच्चे ऑफेंस में आते हैं तो सोसाइटी या आसपास के लोग जो जानते या पुलिस भी इनको समझती है कि ये आरोपी है। करेक्ट। इसने ऑफेंस किया, इसने मर्डर किया, इसने रेप किया, इसने चोरी किया। जो होम है यहाँ पे, जुवेनाइल होम, जो ऑब्जर्वेशन होम जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में, वहाँ पे इन बच्चों को कोई नहीं पूछता कि तूने क्या ऑफेंस किया, कि मुझे रिस्पेक्टिव ऑफ क्या ऑफेंस है मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ उसको कंफर्ट फील कराना है, उसको फील कराना है कि वो इंसान है, उसको फील कराना है कि उससे जो भी हुई है वो गलती है, गुनाह नहीं है। करेक्ट। गुनाह होता तो वो जेल में होता। करेक्ट। हम यही मानते हैं कि इनसे गलती हुई है और गलती सुधारने का मौका है 18 तक। बराबर। 18 के बाद तू कुछ भी किया तो फिर गुनाह फिर होता। सीधा गुनाह हो जाएगा। तो वहाँ पे हम ट्रीट करते हैं एज अ चाइल्ड। वो आया, उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, तूने खाना खाया क्या, तू कैसा है, या क्या चल रहा, उसको कुछ नीड है, उसको लीगल एड चाहिए, उसको पता नहीं कि अब मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या बच्चे को ये फील आ रहा है कि तो मैं जेल में फंस गया। करेक्ट। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तू जेल के अंदर है क्या, 3 टाइम तुझे खाना मिल रहा, प्रॉब्लम क्या है। तो हम एक्सप्लेन करते कि ये जेल नहीं है। बराबर। क्योंकि बाहर जो सोसाइटी है ना, वो समझती, वो बोलते बाबा बैरक, जो कि जेल में यहाँ पे नहीं है, पर लोग क्या समझते ये होम है, अंदर होमोसेक्सुअलिटी बहुत होती, अंदर ऐसा करते, अंदर वैसा करते, पर अंदर जितनी अंदर केयर टेकर्स रहता है। करेक्ट। जो जेलर नहीं होते, जेलर नहीं होते, अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में अलाउड नहीं है, अंदर वकील है अगर तो वो ब्लैक कोट में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? ताकि चाइल्ड फ्रेंडली माहौल दिखे, वो मेंटालिटी ना आए कि वो मेंटालिटी ना आए कि बच्चा कुछ ऑफेंस किया है। करेक्ट करेक्ट। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी देखे होंगे तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो कभी कोट नहीं पहनते ब्लैक। क्यों? ताकि बच्चों को फील ना आए। करेक्ट। तो ये पूरा चाइल्ड फ्रेंडली जी, और ये पूरा एक्ट है हमारे पास, पूरा कायदा जो है ना ये बोलता है कि नहीं, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों को फील होना चाहिए कि वो क्रिमिनल नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उसको हम सुधारने के लिए ढूंढ रहे रास्ता। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बच्चे का जो फर्स्ट टच है, बच्चा ऑफेंस किया, पहला इंसान कौन बात करता है उससे? बराबर, पुलिस। करेक्ट करेक्ट। अब वो सेंसिटाइज है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर वो उससे बहुत मिसबिहेव करते या गाली देते या मारते तो बच्चा ट्रोमा में जाता। बराबर। तो होम में जाने के बाद उसको लगता कि पूरी दुनिया ही वैसी है। करेक्ट। अब ये सर दिख रहे हैं मुझे, ये मारेंगे, वो काका मेरे को बोलेंगे कुछ और, ये सोच के बच्चा। द जनरल कंसर्न हमेशा क्या आता है कि आप एक क्राइम कर चुके हो, भले अनजाने में किए हो या
इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ इट, आप जा रहे हो इन अ ग्रुप ऑफ किड्स हु हैव लिव्ड दैट लाइफ और आर मोर, लेट्स से उन्होंने जानबूझ के किया हुआ या वो गैंग मेंबर्स हो चुके होंगे, तो वो एक जनरल टेंडेंसी रहती है ना कि द ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, कि क्राइम करना ही बहुत बढ़िया बात है, वो बहुत टफ है ये, है ना, वो एक जनरल ये आप फेस करते हो क्या? देखिए, एक 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्राउड फील होता कि मैं 302 किया या मैं 307 किया, भाई और इसमें उनकी गलती नहीं, ये उनका इन्फ्लुएंस था जो पूरा हावी हो गया उन पर, उनको भाई बनना है। करेक्ट। तो पर ऐसे जो बच्चे हैं हमारे पास, उनकी लाइफ भी कम होती है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक एक बच्चे की, तो लास्ट ईयर मई में उसका मर्डर हो गया। उसको मैं जानता जब उसकी उम्र थी 13 साल, और मैं 13 साल से उसके ऊपर काम कर रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे काम करने की बहुत सारा, तो उसको प्राउड फील होता था, और उसकी इतनी दहशत थी उस जहाँ पे वो रहता था, लोग मानते थे उसको, उसके नाम पे हफ्ते जाते थे। पर जब हमसे बात करता था वो बहुत अच्छे से, तो बहुत इज्जत करता था हमारी। लेकिन वो बोलता था कितना भी करो सर, अभी उसको आदत पड़ चुकी थी कि बच्चे भाई भाई बोल रहे, तो वो एक फ्लो में चला गया था। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो प्राउड फील होता जिनको। हमारा काम क्या है कि ऐसे बच्चों को स्पेसिफिक हम टारगेट करें और उनको बताएं कि ये प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। बट आप कनेक्ट कैसे करते हो? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक बच्चे ने जब किसी की जान लेता है कोई, है ना, वो अंदर के इंसान को बदलता है ना, लाइक व्हेन यू आर किलिंग समवन, उस पॉइंट पे आप कैसे एक बच्चे को कन्विंस कर सकते हो कि आपने जो जिंदगी देखी, आपने जो डर लोगों में देखा है, वो नहीं है सही? हम सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता बच्चों का इसमें, बच्चे पेरेंट्स से बहुत रहते कनेक्टेड, पेरेंट्स कैसा भी हो उनका। करेक्ट। जब घर में थे हो सकता है पेरेंट्स को पूछते भी नहीं होंगे, पर जब अंदर आते तो उनको माँ बाप बहुत अंदर याद आते हैं। हम क्या एग्जांपल देते, फॉर एग्जांपल बच्चे ने किसी को मारा, वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का कोई तो रिलेटिव है, तो हम उस तरह से बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल तेरा अब्बा तेरे को मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, तूने किसी को मारा, वो भी किसी का बाप होगा। और ये बच्चे इमोशनली आप इनको करें कनेक्ट, ये फ़ौरन कनेक्ट होते, करेक्ट। इनको रियलाइज़ होता। जो बच्चे सुधरना चाहते, जिनको लगता हाँ मैंने ऑफेंस किया, करेक्ट। पर जो बच्चे ऑलरेडी गैंग वगैरह में हैं, वो बाद में उनके लिए चीज़ें रेगुलर है होती, पर जिनको हमको ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता। क्योंकि हम आज बच्चा बेल पे छोड़ देंगे, बच्चे का बेल हो जाएगा, वापस उन लोगों में बैठेगा, वापस से माइंड चेंज, जो अंदर हमने मेहनत की उसके ऊपर वो पूरी ज़ाया हो जाएगी। वही। तो इनको हम एहसास दिलाते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसने कुछ नहीं किया, मेरे पास बच्चे थे जो मर्डर केस में आए थे 3, वो बैठते थे उनके चौक में, उनके चौक में बाबा साहब अम्बेडकर का एक पुतला था, उसके पास बैठते थे वो डेली। तो मैंने उनसे बात किया, तो वो मर्डर केस में थे, उनको बोला मैं कि आप लोग केस में हैं, ऐसा है वैसा है। तो बच्चा एक्सप्लेन की सर हम नहीं थे। मैं चल तू नहीं था, पर दिन भर तेरा शेड्यूल क्या, तू क्या करता? सुबह उठता, बाबा साहब अम्बेडकर पुतला वहाँ बैठता बोले, फिर दोपहर में घर जाता, खाना खाता, वापस से बैठता, मतलब दिन भर वहीं रहता मैं। करेक्ट। तो मैं उसको ये एग्जांपल दिया कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास बैठ रहे, वो इंसान कि अगर 10% भी वैल्यू अगर आप एडप्ट कर पाते तो आप कहाँ होते आज? करेक्ट। तो मैं इनको उनके जो भी फेथ है हम उनसे करने को हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम करें कनेक्ट, कि जिनको वो मानते, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो आप देखो वो इंसान कैसा है, क्या उस जैसा कोई इंसान है आज तक इतने साल हो गए, वैसा कोई इंसान पैदा हुआ हमारी कंट्री में? करेक्ट। वो इंसान इतना विजनरी थे वो, तो क्या हम वैसे हैं? वो एक स्ट्रगल करके पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, तो क्या तुम नहीं पढ़ सकते क्या? जब वो पढ़ सकते तो आप उनको मानते, आप उनकी जयंती बनाते, तो क्या आप उनके प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते? कर सकते। तो हम लोग इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, बराबर, उनके फेथ के हिसाब से। सही। क्योंकि कुछ जो अगर रिलीजियस है हम उस बारे में बात करेंगे, तू सोच तेरे घर में किसने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा किया, सोच कितना बुरा लगता होगा उनको। करेक्ट। तुम्हारा घर वाले आज तक कभी कोर्ट कभी आए नहीं, कोई स्टेशन कभी गए नहीं, और आज रोज़ आना पड़ता। करेक्ट। तो हमको हर केस का बैकग्राउंड अलग है, तो हर केस में हमको केस वाइज आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, बराबर, कि ऐसी बात करो। सही। और ऐसे नहीं कि एक फैक्ट है, एक ही आपका रटा हुआ किससे आप रोज़ बोलेंगे, आपको एज पर द केस सोचना है क्या बोलना है बच्चों को। करेक्ट। क्योंकि ये आप जो बोलने वाले उनको, ये आपसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये नए नहीं, ये उल्टा आप नए हैं। कितने बार बच्चे ऐसे भी है
कि वो सुनते, इमोशनल होते और बाद में बोलते गए वो चुप आके इमोशनल किए, बोले मैं भी थोड़ा रो दिया, उनको भी अच्छा लगेगा। मतलब बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि तुमने काउंसलिंग की ना हमारी, हाँ चलो क्या मतलब तुमको काउंसलिंग मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, तुम चाहते हैं कि अच्छा मैं थोड़ा feel आँख में पानी लाऊं, मैं इमोशनल हूँ तो इमोशनल हूँगा मैं। मतलब वैसे भी बच्चे हैं हमारे पास सही जो जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो। काउंसलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे हमारे पे, Correct. तो इमोशनल करेंगे ठीक है मैं रोता, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास। तो ये एक सिनेरियो है। इट्स वेरी डिफिकल्ट है एंड मैं बस यही सोच रहा हूँ कि कोरोना वगैरह के इसमें जितना आइसोलेशन हुआ है कि मतलब अच्छे खासे वेल कनेक्टेड वेल एडजस्टेड अडल्ट्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चों पे कितना असर पड़ता होगा इन वक्तों में जहाँ पे लाइक पैसों की भी कमी आ गई है अब, और उसके बाद मिल भी नहीं सकते, सोशल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ ही दो। तो उस पॉइंट पे आपने देखा है कोई चेंजेस वगैरह या कोई? नहीं, उल्टा ये जो बच्चे हैं इनको एक अच्छा खासा टाइम मिला अंदर। अगर जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ऑनलाइन सेशंस वगैरह बीच में हुए। इवन टेस्ट का एक प्रोजेक्ट जिससे मैं जुड़ा हुआ था, जिसके मुझे काम करने का दिस मौका इज मिला। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ उनका सोशल प्रोजेक्ट था रिसोर्स सेल्फ फॉर जुवेनाइल जस्टिस, तो उनके ज़रिए मुझे काम करने का मौका मिला वहाँ पे। तो वहाँ वो अभी भी उनके काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं एंगेज करने की। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा चुप ना बैठे, करेक्ट, वो कंप्यूटर कोर्स करे, वो लाइब्रेरी में बैठे, वो कहीं और बैठे, वो टेलरिंग क्लास सीखे, पर वो सीखते रहे। हम ये सोचते हैं कि इसको हम एज अ इंस्टीट्यूट डेवलप करें। क्या तू अंदर आ गया, चलो ठीक है, तेरे पास तीन ऑप्शन है, कौन सा कोर्स करेगा तू, क्लिक कर कोर्स कर। तो यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, ये एक सेंटर है जो तेरे को रिहैब करेगा, और रिहैब करने के लिए सर्विसेज चाहिए। तो टेस्ट का जो प्रोजेक्ट है रिसोर्स सेल्फ फॉर जुवेनाइल जस्टिस, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बराबर, और हम एज पर द नीड, अगर बच्चे को ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की हम ढूंढते, ज़रूरत है साइकेट्रिक की हम ढूंढेंगे, करेक्ट, ज़रूरत है कि उसको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए हम ढूंढेंगे, डी एडिक्शन चाहिए सर्विसेज हम ढूंढेंगे। तो हम उसको करते कनेक्ट उसकी नीड के हिसाब से। बराबर, बच्चा कहीं और का है, एकदम खेड़े गांव का है बच्चा, करेक्ट, कोई खेड़ इलाके का है, उसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो हम ढूंढते कोई ऐसा संस्था है क्या जो स्पेसिफिक कोर्स प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया। इवन सो ये स्किल डेवलपमेंट की वैल्यू मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ होता है ना कि आप एक पर्पस देते हो और वो एक पर्पस अचीवेबल गोल्स पे होता है। जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, इट्स अबाउट, अब पबजी देख लो, पबजी खेल रहे हो, आपको 15 मिनट में आपको पता है कि एक तो जीतोगे या हारोगे, वो एक डोपामिन रश इंस्टेंटेनियसली आ जाता है ना। ये इंस्टाग्राम पे जो लाइक्स है, दैट्स अ डोपामिन रश। आपको एक कोई 10 लोग बोल रहे हैं कि चलो थम्स अप, अच्छा काम किया, और वो कन्विंसिंग भी होना चाहिए, बस ऐसे ही हाँ अच्छा काम किया, वो इस पे पॉइंट नहीं है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं उसमें एक आता है ना कि चलो मेरे को पहले बनाना था एक बॉक्स, ये मैंने बॉक्स बना लिया, और तुमको पता होता है ये अच्छा बनाया नहीं बनाया, और उसमें एक डोपामिन रश आ गया, वो एक पॉजिटिव ये हो गया, तो वो एक अप्लाई कर सकते हैं आप। बट द प्रॉब्लम इज कि आप जब स्ट्रक्चर में हो तब ठीक है, आप जब बाहर गिर रहे हो, बैक टू सोसाइटी होता है, अब तब ये कीप अप करना, क्योंकि देखो आपके सामने जैसे आपने बोला बच्चे बोलेंगे हाँ मैं बहुत चेंज हो गया हूँ वगैरह वगैरह, बट बाहर जाके उनको वही लोगों में वही संगत में रहना है बाद में। तो इसके कोई चेंजेस आपने देखे हैं बच्चों में? कोई केस आप बता सकते हैं जिसमें बच्चे ने एक्चुअली चेंज लाया? नहीं, ऐसे बच्चे कुछ है हमारे पास। जो एक बच्चा था हमारे पास जो मर्डर केस में था पिंपरी का, और वो बच्चा यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हुए थे वो लोग। तो ये बच्चा जब अंदर था तो काफ़ी डरा हुआ था स्टार्ट में, और हमारे यहाँ पे अंदर ऐसा नहीं है, कोई नया बच्चा आता तो अंदर के बच्चे उसको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाबा खाना खा, अच्छे से रहे, कुछ नहीं होता, अच्छा, ट्यूसडे को पेरेंट्स आएंगे तेरे को मिलने के लिए, तब तक रहे। तो वो बच्चा, उसको खुद की ट्यूशन क्लासेस शुरू करनी थी, और बाद में उसका केस भी पूरा ख़त्म हो गया, हमने उसको सपोर्ट किए क्लासेस के लिए, और बाद में उसके पास 60-70 स्टूडेंट्स थे जिनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था। क्या बात कर रहे हैं! तो ऐसे भी बच्चे हैं, और ऐसे भी कुछ केसेस है। एक बच्चा और एक था हमारे पास जो डी एडिक्शन सेंटर में हम उसको भेजे थे, पूरा रिहैब हुआ था। उसका स्टेप मदर थी, उसको फादर भी एल्कोहलिक था। ये बच्चा पूरा कोर्स किया, पूरा सुधर गया। उसके बाद 19 या 20 साल में उसका मर्डर हो गया। क्या बात कर रहे हैं! और उसका मर्डर कैसा हुआ, किसी एक इंसान ने मर्डर नहीं किया उसका, हाँ, वो पूरा उसका मोहल्ला मिलकर उसको मारा। क्यों मगर? तो वो स्टोरी आई थिंक पुणे मिरर ने कवर की थी।
फिर बाद में मेरी वापस से बात हुई पुणे में से, तो उसने स्टोरी रिवाइव किए थे वापस से। वो क्या था केस कि वो बच्चों को एज ए विलन बताया गया था कि बच्चा बहुत मस्ती करता था। जब मैं सुना उस बच्चे के बारे में तो मेरे को लगा ये बच्चा तो ऊपर रिहैब हुआ था हमारे पास। तो बाद में ये पता क्या चला कि वो बच्चा रिपोर्ट जब रिहैब होके आया 3 बार हमारे पास आया वो कि सर मैं कुछ तो काम देखो हमारे लिए। हम काम देख रहे थे पर देख नहीं पाए। फिर बाद में वापस से उसका इन्फ्लुएंस एडिक्शन हो गया, दारू पीने लग गया। पेरेंट्स स्टेप मदर थी, कहीं पूछती नहीं थी, बाप भी दारू पीता तो पूछता नहीं था। ये लड़का पूरा एडिक्शन की तरफ गया वापस से। और ये क्या करता था, ऑटो लेके इसके आंख पे डाल उसके आंख पे डाल, नशे में। तो उसका धक्का लग गया एक लड़की को, मोहल्ले की छोटी बच्ची को, और वो मोहल्ले में ऑलरेडी बदनाम था वो। उसका पूरा आपस का मोहल्ला मिलकर उसको मारा। लोगों ने हाथ, चप्पल, पाइप जो आया उससे मारा। लिंचिंग हुई है बेसिकली, लिंचिंग, लिटरली मॉब लिंचिंग हुई बच्चे की वो। तो मुझे फील होता कि हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, या एक प्रॉपर एक जो फॉलोअप चाहिए देना चाहिए, या फिर वो ढूंढ रहा था कोई उसको सपोर्ट करे, कोई उसको फादर फिगर मिले। बाप पूछता नहीं था तो वो फादर फिगर नहीं मिल पाया उसको, तो ये वजह से बच्चा चला गया। करेक्ट। तो ऐसा भी है कि जो हमारा सिस्टम है, जो रिहैब है हमारे पास, ये इश्यूज़ पे उतने लोग काम नहीं करते। करेक्ट। अगर आप लोग बोलेंगे जुवेनाइल तो लोग उसको ट्रीट करते हैं यार क्या इन पे क्या काम करना है। उसने रेप किया 8 साल की बच्ची का, तू बोलता उस पर काम करने का, क्या काम करेंगे उस पर। तो लोग का ये माइंडसेट है, लोग इतना काम नहीं करते, या काम करते भी तो क्या समझते लोग कि हम काउंसलिंग करेंगे। पर लोग ये जानते ही नहीं कि काउंसलिंग के लिए इटसेल्फ आपको एक स्किल्स रिक्वायर्ड है। करेक्ट। हमारे पास कैसा है कि मैं तुमको ज्ञान दे दिया तो मैं काउंसलर हो गया। काउंसलर कभी एडवाइस देता नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं काउंसलिंग में, काम कर बेटा तू ये कर, पर तो आप हमारे उसके जोन को नहीं समझ रहे हो तभी। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लैकिंग है वो है अच्छे काउंसलर्स की। हमारे पास एक प्रोफेशन है ही नहीं अब तक वो। करेक्ट भाई, सोशल वर्कर मतलब बेसिकली हाँ, आगे जाके पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन जिसको करना है तो वो लोकली करेंगे अपना। मुझे कोई पूछा क्या करता, मैं बोलूँगा सोशल वर्क करता, तो लोग सोचते कि पता नहीं क्या करता ये। अभी मुझे ये चीज़ लोगों को बताना कि हम सोशल वर्कर हैं, तो लोग समझते हैं नगर सेवक रहेंगे या इसको इलेक्शन लड़ना रहूँगा। तो ये जस्टिफाई करना कि उनमें हम में फ़र्क है, क्या है एग्जैक्ट, ये फ़र्क दिखाना इटसेल्फ बहुत बड़ी जंग है। सच है। क्योंकि वो बैनर पे आता, मैं बैनर पे नहीं आता। करेक्ट। वो लोग घर घर जाता, बराबर। मैं घर घर जाता नहीं। वो हर मीटिंग में जाता, वो हर त्यौहार में पुलिस के साथ रहता, वो स्टेज पे रहता, मैं स्टेज पे नहीं रहता। करेक्ट। तो लोग समझते कि वो ज़्यादा पावरफुल है वही और वो ज़्यादा बेटर कर सकता। पर लोग ये जानते नहीं कि मेरे अगर मैं कुछ किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे स्टडीज़ का मैं एक वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं एक मेरे दिल के लिए काम कर रहा हूँ। करेक्ट। और वो जो काम कर रहा है वो एक पर्पस के लिए काम कर रहा है, वो कुछ आपसे बाद में लेगा। करेक्ट। 100%। देखो वो एक बोलता है ना कि जो भी आके आपको बोलेगा ना ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, वो आपको फ्री में नहीं दे रहा है। पक्की बात, फ्री में। देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो आप वो अगर आके नेतागिरी कर रहा है तो उसको पैसे भी वही पीछे से है। पठाएगा। मतलब अगर हम देखें ना, अगर तो अब हर तीसरा चौथा इंसान पूछेंगे क्या करता, तो बोलता सोशल वर्क करता। तो हमको लगता है कि यार फिर हम ही हैं जो इतना पढ़ के सोशल वर्क कर रहे हैं। बाकी लोग तो सब सोशल वर्क कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सफ़ेद कपड़े पहनने का आपने और करो घूमो आप एक राशन बांट दो या फल दे दो, आप सोशल वर्क हो गया। सोशल वर्क, चैरिटी सबसे खराब चीज़ है सोशल वर्क में। क्योंकि चैरिटी लोगों को डिपेंडेंट बनाती है, सोशल वर्क कभी भी चैरिटी में नहीं होता। सोशल वर्क इज अबाउट एम्पावरमेंट, आप इंसान को उसके पैर पे खड़ा करो। अभी कोविड के पीरियड में बहुत लोग राशन बांटते हैं, ये नीड थी, लोगों ने की है बराबर। पर आप बोलेंगे नहीं मैं रोज़ लोगों को फ्री में खिलाऊंगा, तो ये फिर आप लोगों को बिगाड़ रहे हैं। आप एक ज़बरदस्ती इलाका पकड़ रहे, वहाँ रोज़ खाना बांट रहे, तो वहाँ के लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है काम करने की, फुकट में खाना मिल रहा। फर्स्ट टाइम इंसान खाना देने से थोड़ा हिचकिचाएंगा, क्या कैसा लूँ यार, मैं अच्छा घर का है। बराबर। 1-2 बार आप ज़बरदस्ती दे देंगे, फिर वो आके मांगेंगे आपसे कि क्यों काम करूँ मैं। तो सबसे जो चीज़ नहीं करना चाहिए, एज पर द नीड करनी भी चाहिए, पर अवॉइड करना चाहिए, वो है चैरिटी। चैरिटी कभी पैसों से, चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। चैरिटी आप दो, वैल्यूज़ दो, आप उसको इन्फॉर्मेशन दो, गाइड करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम दो, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पैसे दे के आप अपना गिल्ट धो रहे हो, आप आपका टाइम दे के किसी की एक्चुअल हेल्प कर रहे हो। आप आओ ना, मतलब जो हम पुणे स्वच्छ भारत के जो हेड हैं, पुनीत जी को भी पॉडकास्ट पे बुलाया था, एंड वो बोलते हैं ना कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरे दोस्तों से जब बोलते हैं वो
कि पैसे लो, ये वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, है ना, और आप करेंगे भी नहीं ऐसे वाले इसमें वो कि मुझको पैसे मत दो, आ जाओ, बाल्टी लो, घसने का ये लो और आ जाओ मेरे साथ, है ना, टाइम दो। तो वो एक मेंटालिटी आई थिंक शुड डेफिनेटली बी ब्रॉट इनटू यंगस्टर्स स्पेशली, क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि वी आर अ जनरेशन विदाउट अ कॉज। अपने वैसे एक बड़ा कोई कॉज है नहीं, अपने को रोजमर्रा की जिंदगी कॉज है, स्ट्रगल है। कॉज ही है। तो उस पॉइंट पे ये जो होता है, ये मेरे को, आई एम वेरी श्योर कि ये सुनने वाले लोग भी काफ़ी चाहते होंगे कि आप तक रीच आउट करें, आपसे हेल्प कर सकें आपका कैसे। तो वो करने का कोई एक प्रोसेस है क्या, कि कोई आपके प्रोसेस में आपका हाथ बटा सकता है क्या, कोई अपना टाइम दे सकता है क्या? ये एक सवाल जनरली है, बस ऑडियंस के लिए इन जनरल। देखिए मतलब मैं कभी नहीं चाहता कि लोग किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो। अगर हम डिपेंडेंट होंगे सिस्टम पे, एक इंसान चले जाएगा, सिस्टम पर हमेशा होगा। बराबर। तो हमेशा सोचता मैं, जब भी मैं किसी से बात करता या हम जब सेशंस लेते हैं, किसी से बात करते इन्फॉर्मेशन देते, तो हम बोलते हैं कि जो चाइल्ड लाइन सर्विसेज है आप उनको अप्रोच करो, बराबर। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है उनको अप्रोच करो, या चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ है पुणे में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, बराबर। उनको अप्रोच करो। ये स्टेक होल्डर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के वेलफेयर के लिए। करेक्ट। आप इनको रीच आउट हो सकते हो। मैं खुद को इसलिए एज अ पर्सन ये सोचूंगा नहीं कि मैं मेरे तक रीच आउट हो, क्योंकि हम कितना भी करें, ह्यूमन बीइंग है। अब मैं बोलूँगा मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, पर रात में सो गया मैं, आप और रात के 3 बजे केस आ गया, बराबर। तो डिले हो जाएगा, और डिले हो सकता है बहुत ज़्यादा बाद में हार्मफुल हो। बराबर। तो जितने सर्विसेज जो हमारे पास है ऑलरेडी, हमारा सिस्टम, हमारे लॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जो बच्चों के बारे में है। चाइल्ड लाइन सर्विस हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर किसी किसी को संतुष्टि मिलती नहीं है कि यार हमने फ़ोन की, कुछ जॉब नहीं दी। तो अगर एक सर्विसेज अवेलेबल आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आपके पास बाकी सर्विसेज अवेलेबल है। आपके पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, आप इनको रीच आउट हो सकता है। करेक्ट। आपके पास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस है। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊंगा Sure. जहाँ पे मतलब वो मेल कर सकें या कॉल कर सके। और इवन आप अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस भी डाल दे पुणे, तो आपको डिटेल्स आ जाएंगी कौन है ऑफिसर। करेक्ट। अगर आप डाल दे बाल कल्याण समिति पुणे, आपको एड्रेस आ जाएगा किधर है बाल कल्याण समिति। बराबर। ये सब गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम आज ये है कि जब तक आपका संबंध नहीं आता उनसे, आप उनको जानते भी नहीं कि ऐसी कोई कमेटी एग्जिस्ट करती है। बराबर। हम खुद भी, मैं 2000 जब मेरा MSW हुआ, मास्टर इन सोशल वर्क, मैं चाइल्ड राइट्स जानता भी नहीं था। मैं क्लोज एरिया में काम करता था, एजुकेशन मेरा काम है, एजुकेशन। PMC स्कूल्स थे, उनको हम एजुकेशन दे रहे थे, उसी भी मेरा काम था। करेक्ट। तो जब मैं एक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक संस्था है, आर्क फोरम है ये, उनसे जब मैं जुड़ा एज अ कोऑर्डिनेटर, तब मुझे चाइल्ड राइट्स के बारे में मालूम पड़ा कि ये राइट्स हैं। उसके पहले राइट टू एजुकेशन बस एक ही राइट, बराबर। उसके अलावा कुछ नहीं। तो एक टाइम के बाद हमको मालूम पड़ा। तो जब तक आपकी नीड नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ता, आप सोचते नहीं उस बारे में। करेक्ट। पर हमको, मुझे लगता है कि अगर हमारी नीड नहीं भी हो, हमको उस बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम किसी और को वहाँ तक पहुँचा सकें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्वाइट सो। आप सब मतलब मैं भी काफ़ी सरप्राइज था जब मैंने पॉक्सो लॉ के बारे में जनरली प्राइमरीली पढ़ा कि कितनी सारी चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी ओरिएंटेड है ना, बट इसके बारे में जानकारी या बातचीत किसी की नहीं हो रही है। कोई एक लेवल पे एनर्जी ला नहीं रहा है उस पॉइंट पे कि आप इसके बारे में अवेयरनेस लाओ। तो आरंभ इंडिया फाउंडेशन हमारे दोस्त हैं मुंबई, करेक्ट, मुंबई में। तो वो दोनों उमा और सिद्धार्थ दोनों ही काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स है ऑफ द शो, एंड उन्होंने भी एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हमारे साथ। उन्होंने आके बताया कि कितनी सारी मिसकंसेप्शंस है हमारे बारे में, हमारे मन में, टुवर्ड्स जस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे लोगों से जब बातें होती हैं तब जाके ज़रा क्या बोलते हैं एनलाइटनमेंट होती है इन चीज़ों के बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप वापस एक और बार आए, कभी अपन प्रॉपर एक और सेशन करें इसके बारे में। बट आज तो बहुत बहुत मज़े आ गए। आपका ईमेल आईडी या आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आप अवेलेबल रहते हैं यूजुअली? यस, मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। आपके मैं चाहता हूँ, श्योर मैं शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि लोग कांटेक्ट करें ताकि हम एक ज़रिया बने। एट द एंड हम ये चाहते हैं कि हम ज़रिया बने किसी का, चाहे मेरी अगर बात से, मेरे एडवाइस से किसी को बेनिफिट होता है तो ये मेरी खुशनसीबी होंगी कि मैं उस लायक बन पाया। करेक्ट।
तो ये तो मैं हमेशा चाहूँगा। मैं खास करके मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के थ्रू बच्चे डायरेक्टली आपको अप्रोच कर पाएंगे, और किसी को भी अगर लग रहा होगा कि उनके आसपास कोई प्रॉब्लम चाइल्ड है या जो एट रिस्क बोल सकते हैं बच्चों को, जो एट रिस्क बच्चे हैं, वो उनको एडवाइस देने के लिए आपसे अगर टच में रहे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। श्योर ये मेरे लिए खुशनसीब होगी कि लोग मेरे पास आए और मैं कुछ कर पाऊँ। करेक्ट, यस, बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you, thank you so रियली much. रियली फन हैविंग यू। थैंक यू।